आपकी शिक्षिका खुशबू वर्मा आज आपके बीच आलोक धनवा की कविता पतंग लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस कक्षा में हम लोग पतंग कविता का भावार्थ समझेंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, व्याख्याएं देखेंगे और आलोक धनवा के बारे में जानेंगे। आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर जिला में हुआ था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, और 70 से 80 दशक में उन्होंने लिखना शुरू किया। उनकी पहली कविता 1972 में छपी थी, जनता का आदमी। उसके बाद उन्होंने अन्य कई कविताएं लिखी, भागी हुई लड़कियां, भ्रूणों की बेटियां, है ना। उनका एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है 1998 में प्रकाशित हुआ। हम ये देखें कि जिस व्यक्ति की पहली कविता 1972 में छपी 1972, वो उनकी एकमात्र काव्य संग्रह सिर्फ अकेला दुनिया रोज बनती है सन 1998 में प्रकाशित होती है, लगभग 26 सालों बाद। यानी कि उन्होंने बहुत कम लिखा, बहुत सिलेक्टिव लिखा और कभी किसी के दबाव में नहीं लिखा। उनके मन ने जो कहा, मन ने जो रचा, मन में जो सृजनात्मक भावनाएं आई, उसी को रचा। प्रकृति चित्रण में ये पूर्णतः सक्षम माने जाते हैं और इस कविता में भी बाल मनोविज्ञान को प्रकृति से जोड़कर देखना इस कविता की मुख्य विशेषता है। इस कविता में बिंब योजना काफी अच्छी बन पड़ी है और यह भी काबिल तारीफ है कि 1972 से लिखने के बाद इतने लंबे अंतराल में उन्हें कई सम्मान भी मिले, लेकिन उन्होंने कभी प्रेशराइज होकर, दबाव में आकर, यानी कि और ख्याति पाने के लक्ष्य से कभी कुछ नहीं लिखा कि कुछ भी लिख देते हैं, लिखना है तो कुछ भी लिख देते हैं, ऐसी बात नहीं थी। उन्हें काफी सम्मान मिले, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद सम्मान मिला, राहुल सम्मान मिला, बनारसी दास भोजपुरी सम्मान मिला, पहल सम्मान मिला, यानी कि काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और भले ही साहित्य में उन्होंने कमरा भर के न लिखा, है ना, कलम तोड़ तोड़ के नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो जनता की जुबान पर चढ़ा हुआ है। जब लिख रहे थे, शुरुआती दौर में इनकी लेखनी चल रही थी, उनकी आरंभिक कविताएं जो भी छपी वो लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध रही। तो बच्चों, आज की कविता का शीर्षक है पतंग और इसमें कवि ने प्रकृति के विशेषताओं के साथ बाल मनोविज्ञान को जोड़कर देखा है, जो बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनोहारी बन पड़ा है। सबसे पहले मैं इस कविता का पाठवाचन करूं, है ना, तब आपको समझ में बेहतर आएगा कि प्रकृति को किस तरह बाल मनोविज्ञान से जोड़ा गया है। पतंग, पंक्तियां कुछ यूं हैं, देखिएगा। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बताते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बताते हुए,
दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यह पतंग कविता का पाठवाचन था बच्चों। अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति किस तरह से बच्चों के बाल मन को सुलभ बनाती है, उनके मन को छूती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखें कि इस कविता में कुछ महीनों के नाम हैं और ऋतुओं के नाम हैं। महीना जैसे भादो है ना, भादो महीना बच्चों बहुत ही तेज बारिश के लिए विख्यात है। विख्यात समझे या कुख्यात समझे, है ना। बहुत तेज बारिश होती है, बेतरह बारिश होती है, बेहिसाब बारिश होती है। सावन में तो बारिश की फुहारें पड़ती हैं, लेकिन भादों में बहुत बारिश होती है। लेकिन यही बारिश धान के रोपने के लिए, अनाज के लिए बहुत जरूरी होती है। तो हम और आप ये बेहतर समझें कि किसी भी चीज की, चाहे वो ऋतु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, अच्छे और बुरे। अगर हम घर में बैठे हैं, मुझे घूमने जाना है, तो भादों की बारिश जो है, बेहिसाब बारिश, वो मुझे बुरी लगती है। अभी तो घूमने जाना था, अभी पिकनिक था, ये था, वो था, ये बारिश। लेकिन उस किसान के बारे में सोचिए जिसको धान की रोपनी करनी है, पानी की जरूरत है, पटवन की जरूरत है, उसके लिए बारिश तो वरदान साबित होती है और हमारे लिए भी वरदान साबित होती है, क्योंकि यदि किसान की फसल न हुई तो हम खाएंगे क्या। तो ठीक है बच्चों, इसमें एक ऋतु की बात की गई है, शरद ऋतु। ऋतु के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। हमारा एकमात्र देश ऐसा है भारत, जिसमें ऋतुएं 6 होती हैं, जबकि पूरे विश्व में ऋतुएं 4 मानी जाती हैं, है ना। 4 ऋतुएं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ये 4 ऋतुएं हम लोग जानते हैं। लेकिन हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। ठीक है, वसंत, ग्रीष्म, शरद, शरद के बाद आता है हेमंत, हेमंत के बाद आता है शिशिर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें, इस कविता में शरद ऋतु की बात की गई है। ऋतु पर विशेष चर्चा न करते हुए मैं इसके जिस ऋतु की चर्चा यहाँ हुई है उसी की विशेषता मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। शरद ऋतु आपके शरद ऋतु को हम लोग ऑटम भी कहते हैं, पतझड़ के नाम से भी जानी जाती है, और यह अक्टूबर नवंबर के महीने में शुरू होती है। इस समय देखिए हमारे यहाँ त्योहार भी तो बहुत सारे होते हैं। सारे त्योहार दशहरा से लेकर छठ तक इसी ऋतु में आता है और काफी उमंग वाला, उत्साह वाला दिन है, क्योंकि त्योहारों की श्रृंखला चलती है ना। बड़े जबरदस्त त्योहार रहते हैं इसमें हिंदुओं के लिए। ठीक है, तो मन तो त्योहारों से परिपूर्ण होता ही है और खुशियों भरा होता ही है। मौसम में भी ठंडक होती है, बहुत गर्मी, बहुत बरसात झेलते हुए जब शरद ऋतु आता है तो मन बाग बाग हो जाता है, खुशी से भर उठता है, मन उल्लासित हो जाता है
क्यों होता है? क्योंकि मौसम बड़ा सुहावना होता है ना। पतंग बच्चे उड़ाते हैं, उड़ाना शुरू करते हैं, दौड़ना सरपट शुरू करते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज नहीं होती है, सर्दी भी होता है, ठंड भी लगता है, लेकिन मौसम में नमी भी होती है। बच्चे सरपट दौड़ना खेलना शुरू करते हैं। ऐसे यूं तो बच्चे हर मौसम में खेलते हैं, लेकिन शरद ऋतु में एक नई उमंग होती है, क्योंकि न बारिश का भय है ना, कि अब बारिश होगी तो घर में जाना पड़े, बर्फ पड़ेंगे, ओले पड़ेंगे, ये सारी चीजें नहीं होती। बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे गर्मी शुरू होती है कि भाई लू लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, ये सब से बेफिक्र होकर बच्चे या हम सब आप भी मौसम का मजा लेते हैं। इसलिए अब कविता का सारांश समझेंगे। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। यानी कि जो सबसे तेज बौछारें बारिश की आती हैं जिस सीजन में, वह भादो होता है। और भादो मतलब सावन भादो का महीना जुलाई अगस्त सितंबर वाला होता है, ऐसे हम समझेंगे। अगर हिंदी के महीने नहीं समझ में आते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर का महीना होता है ये। और इस समय भादो चला जाता है, यानी सबसे तेज बौछारें चली जाती हैं, बारिश का महीना चला जाता है। सवेरा हुआ, सुबह होती है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, बिल्कुल लाल। खरगोश की आंखें देखिएगा बहुत चमकीली टहटह लाल होती हैं, उसी तरह ठीक सवेरा होता है। शरद आया पुलों को पार करता हुआ, सारी बाधाओं को, ऑब्जेक्शंस को, लिटिगेशंस को पार करता हुआ शरद ऋतु आता है। वो ऑब्जेक्शंस लिटिगेशंस क्या है? वो ऑब्जेक्शंस हैं, वो बाधाएं हैं, बारिश का महीना, बहुत तेज गर्मी का महीना, इन सारी चीजों को पार करते हुए शरद आता है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। जब अभी तो खैर बाइक का जमाना है, लेकिन बाइक समझ लीजिए कि बाइक जब आप लोगों को नई नई मिलती है तो क्या सरपट तेज दौड़ाते हैं, ये भी होश नहीं रहता कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्या सरपट तेज सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, एकदम पी 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 हॉर्न बजाते हुए। और हॉर्न भी तो विचित्र, लेकिन ये जबकि कविता है, उस समय साइकिल थी, और साइकिल का आनंद भी कुछ और ही था। जब नई साइकिल मिलती है तो बड़ी तेज बजती है, घंटी टनटनाते हैं, और अगर कोई परिचित मिल जाए या कोई ऐसे भी, तो बड़ी खूबसूरती से घंटी बजाते हुए हम लोग निकल जाते हैं। खुशी का एहसास होता है जरूर। तो वही मौसम आया है, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी खुशी और उल्लास से भरा हुआ, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बताते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। बारिश के महीने में या फिर ऐसे भी जब धूल धक्कड़ हवाएं तेज होती हैं तो पतंग हम नहीं उड़ा सकते हो, उतनी तेज तूफान में नहीं। मौसम बड़ा खुशनुमा होता है, हल्का होता है, तो पतंग जैसी हल्की चीज देखिएगा, बहुत ही पतली कागज होती है और बहुत ही पतली कमानी होती है, और सिर्फ पतले धागे से वो कितनी ऊंचाई तक उड़ता है। जैसे बाल मन के सपने, किशोर मन के सपने होते हैं, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल ऊंचाई पर, जितनी भी ऊंचाई हम ले जाएं उस ऊंचाई तक वो जाते हैं। तो कहता है कि शरद ऋतु का जो मौसम है वो बच्चों को इशारों से, चमकीले इशारों, यानी आंख में चमक है, इशारा है, चलो खुशी की बात है, उड़ाते हैं। और आकाश को इतना मुलायम, यानी परिस्थिति जो स्थिति है वो बहुत ही मुलायम है ताकि पतंग और ऊपर उठ सके। यानी मौसम ऐसा है, वातावरण ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि सपनों को उड़ान दिया जा सके, बाल मन के सुलभ इच्छाओं को उड़ान दी जा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों के इतनी नाजुक दुनिया। इस समय तितलियां भी मिलती हैं, खुशियां भी मिलती हैं, किलकारी मतलब खुशी हुआ, सीटी भी खुशी के या उल्लास के माहौल में ही बजाते हैं। यानी कि ये सारी चीजों का अभ्यास है, सारी चीजों का मौका है। ठीक है,
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो यहाँ पर बच्चों हम समझेंगे कि जन्म से ही, यानी कि ये महीना जब आता है तो ये अपने साथ कपास लाते हैं। कपास क्या होता है? रुई, धुनी हुई रुई। धुनी हुई रुई बहुत ही हल्की और मुलायम होती है ना। वह पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों का। पैर बेचैन है, भागने को, सरपट दौड़ने को लिए बेचैन है ना। पृथ्वी उनके पास आती है, वो पृथ्वी की चिंता नहीं करते। यानी कि जब सपने परवान चढ़ते हैं, है ना, जब सपने अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं तो बच्चों वक्त को, डेस्टिनी को आपके पास आना होता है, आना पड़ता है। कहते हैं ना कि कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए, वो तो खुद आपके पास दौड़कर चलकर आएगा, है ना। और छतों को भी नरम बना देते हैं। छत जो इतने कठोर है वो उनके लिए नरम हो जाता है, उन्हें कुछ एहसास नहीं होता कि छत कठोर है। सर पर दौड़ते हैं, पेंग भरते हुए, पेंग मतलब डेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। डाल कितनी लचीली होती है, जैसे इधर से उधर, उधर से उधर, कब इधर कब उधर बच्चों की नजर चली जाती है, वो चले जाते हैं, वो पता नहीं चलता। आगे देखेंगे, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि छतों के खतरनाक किनारे हैं। पतंगबाजी जब होती है, पतंग जब उड़ाए जाते हैं तो होश नहीं रहता, उसकी ऊंचाई पर नजर रहती है कि वो कितना ऊंचा जा रहा, कितना ऊंचा, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। या पतंग कटने की जब बात होती है तो बिल्कुल हमें ध्यान नहीं रहता, या यदि हमें किसी लक्ष्य को पाना होता है तो हमें बिल्कुल भी होश नहीं होता, न दिन का न रात का। यदि आपको नौकरी पानी है, मेहनत करना है, अच्छे अफसर बनने हैं, तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी, आपको सिर्फ आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होगा। इसी तरह यहाँ भी बच्चों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें पता है कि ये सीमा है मेरी, है ना। ये जो छत के खतरनाक किनारे हैं उसके पार वो कभी नहीं जाते। वो एक्सेप्शनल केस है कि बच्चा गिर गया, लेकिन ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता। ठीक है बच्चों, उनको पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां आने थाम लेती हैं, उनके सपनों की डोर उन्हें गलत जगह ले जाने से, गिरने से, उठने से बचा लेती है। और पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपनी सांस के सहारे, वो भी उड़ रही हैं अपनी इच्छाओं के सहारे। बच्चों की बाल सुलभ मन इच्छाएं भी, कल्पनाएं भी उड़ रही हैं। आखिरी पंक्ति है, अवतरण है आखिरी। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, अगर कभी गिर गए, मैंने बताया आपको कभी कभी एक्सेप्शनल केस होता है, अपवाद होता है, लेकिन अगर गिर गए और गिरने के बाद बच गए, तब तो उसके मजबूत इरादों को कोई छू नहीं सकता। वो उसके मजबूत इरादे और बलवती होते जाते हैं, वह और निडर हो जाता है, और उसका लक्ष्य, उसका सपने जो है बिल्कुल और निखर कर आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, और पृथ्वी है जल्दी जल्दी उसके पास के नहीं, चलो वो गिर जाएगा, धरती उसे थाम लेती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है बच्चों इस पार्ट में कि बिल्कुल बाल मनोविज्ञान को यहाँ पकड़ा गया है प्रकृति के सहारे। जिस तरह चमकीली सुबह है, खरगोश के लाल आंखों जैसी,
जिस तरह चमकीले इशारे हैं इस मौसम के, वैसे ही बच्चों के भी बाल सुलभ इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनको ऊंचा उठने से, परवान चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।